नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप लोगों का। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में आज हम आपके जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वह है भारत में संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आती है तो उसके पश्चात जो आपके 1947 तक धीरे धीरे जो संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में चर्चा आपसे करेंगे। देखिएगा कि हम आपके कौन सा हेडिंग लेके चल रहे हैं, भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास, देखिएगा 1599 ईस्वी का जो चार्टर आता है, महारानी एलिजाबेथ थी आपके उस समय, तो 1599 के चार्टर के माध्यम से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक निजी कंपनी थी और आपके लंदन में इसका गठन हुआ। सरकारी शेयर किसी भी प्रकार का आपकी कंपनी में नहीं था। इस कंपनी ने आपके ब्रिटिश महारानी से 15 वर्ष का आपके पट्टा प्राप्त किया। और पट्टा किस बात के लिए प्राप्त किया कि पूर्व के साथ व्यापार कंपनी को करना है। पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 15 वर्ष का पट्टा प्राप्त करने वो भारत की ओर व्यापार करने के उद्देश्य से आई। कंपनी के द्वारा यहां आकर के अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, जो व्यापारिक केंद्र के रूप में है वो फैक्ट्रियां स्थापित की। कुछ फैक्ट्रियां छोटी थीं, कुछ फैक्ट्रियां बड़ी थीं। हमने आपकी सिविल सेवा के विकास के दौर में भी बताया कि छोटी फैक्ट्री का जो प्रधान होता था वो फैक्टर होता था, और बड़ी फैक्ट्री जो होती थी जिसे प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया वो आपके प्रेसिडेंट कहलाता था। लेकिन बड़ी फैक्ट्री की जब सुरक्षा के उद्देश्य से किलेबंदी कर दी गई तो वही प्रेसिडेंट आपके गवर्नर कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? गवर्नर कहलाने लगे। ठीक है, तो देखिएगा जैसे हम यहां पर बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया आपके कब? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। और ये कैसी कंपनी है? एक तो लंदन में गठित हुई है और निजी कंपनी है। और कैसी कंपनी है? निजी कंपनी है। किसी भी प्रकार का सरकारी शेयर आपके कंपनी में नहीं है, निजी कंपनी के रूप में है। अब देखिए, इस कंपनी के द्वारा आपके 15 वर्ष का पट्टा, 15 वर्ष का पट्टा, पट्टा कहिए या व्यापारिक अनुमति कहिए, ठीक है। और ये उद्देश्य क्या है कि पूर्व के साथ व्यापार, पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से किससे प्राप्त किया? ब्रिटिश महारानी से प्राप्त किया। ब्रिटिश महारानी से प्राप्त किया। ब्रिटिश महारानी आपके इस समय एलिजाबेथ थी। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ से आपके प्राप्त किया 15 वर्ष का पट्टा, और पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ये कंपनी आपके कहां पर आई? भारत आई। कहां पर आई है? भारत। भारत में आते ही इस कंपनी के द्वारा अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? फैक्ट्री की स्थापना की गई। फैक्ट्री मैंने बताया आपके कुछ तो छोटी फैक्ट्रियां हुआ करती थीं और कुछ आपके बड़ी फैक्ट्री होती थी। छोटी फैक्ट्री आपके जिसमें हमने बताया था फैक्टर था, और एक आपके बड़ी फैक्ट्री होती थी। बड़ी फैक्ट्री में आपके कौन नियुक्त होते थे? प्रेसिडेंट नियुक्त होते थे। प्रेसिडेंट नियुक्त होते। इस बड़ी फैक्ट्री की जब आपके किलेबंदी की जाती, किलेबंदी की जाती, तो आपके यही प्रेसिडेंट किसके रूप में? किलेबंद बस्ती के आपके अधिकारी के रूप में क्या कहलाते? गवर्नर कहलाते। क्या कहलाते? गवर्नर। ऐसी आपके 3 प्रेसिडेंसियां हमारे यहां पर आपके विद्यमान थी। एक आपके बंगाल प्रेसिडेंसी,
बंगाल प्रेसिडेंसी, एक आपके कौन सी है, मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीन आपकी प्रेसिडेंसी यहां पर बनी, बंगाल जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के रूप में है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, अब जब ये तीन आपके किलेबंद फैक्ट्रियां या प्रेसिडेंसियां यहां पर स्थापित हो गई, ठीक है, तो आपके देखिए 1726 ईस्वी में इनके जो गवर्नर्स हैं इनको कानून निर्माण का अधिकार दे दिया गया। 26 ईस्वी में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। ये जो पट्टा है इसका समय समय पर ये कंपनी है नवीनीकरण कराने लगी रहती थी, इस वजह से आपके ये आगे तक बढ़ती रही है। तो कानून निर्माण की शक्ति आपके प्रदान कर दी गई किसको, जो आपके बॉम्बे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी थी उनके लिए आपके प्रदान कर दी गई। अब देखिए कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी आपके, क्योंकि व्यापारिक पट्टा किसके लिए प्राप्त हुआ था, कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ। ये आपके इंग्लैंड में आपके भ्रष्टाचार के कारण ही नवाब के नाम से जाने जाते थे, जो आपके भ्रष्टाचार का सूचक शब्द बन चुका था, नवाब शब्द। ठीक है, तो वहां पर आपके इन कंपनी के कर्मचारियों की जो समृद्धता है उसको देख करके आपके लोगों में इनके प्रति विरोध का भाव जन्मा। ठीक है, दूसरी ओर कंपनी निरंतर घाटे में जा रही थी। ठीक है, क्योंकि आपके निरंतर अपने साम्राज्य विस्तार की दृष्टिकोण को देख लीजिए, वो अपने क्षेत्र विस्तार के दृष्टिकोण को देख लीजिए, या फिर आपके कहीं भी नए क्षेत्र पर नियंत्रण की जो स्थापना के प्रयास हैं, वहां पर धन की आवश्यकता के कारण कंपनी निरंतर आपके घाटे में जा रही थी। और ब्रिटिश सरकार की ये सोच थी कि भाई कंपनी के प्रयासों से हो सकता है ब्रिटिश सरकार के कुछ एक कर्जे को राहत मिले, लेकिन जैसे ही आपके ब्रिटिश सरकार ऐसी कोई सोच रखती, उससे पहले कंपनी आपके सरकार से पैसे मांग उठती। तो ये दबाव आपके बढ़ने लगा ब्रिटिश सरकार पर, ब्रिटिश संसद पर, कि भाई कंपनी की गतिविधियों को नियमित किया जाना चाहिए, उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए, कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए कि भाई कंपनी में किस किस प्रकार की गतिविधियां यहां पर संपादित हो रही हैं, उनको नियंत्रित करो। ठीक है, और उसी नियंत्रण के प्रयासों की जो शुरुआत है वो हमें आपके किसके रूप में देखने को मिलती है, रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में देखने को मिलती है। रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में आपके देखने को मिलती है 1773 ईस्वी में। यह ऐसा प्रथम अधिनियम था जिसके माध्यम से कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत अगर आप देखें तो यहां पर देखिए एक बात आपके, हम यहां रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, कंपनी में आपके जो अनियमितता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, या फिर यह कहें कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से, ठीक है, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। देखिए कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने एवं कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार
कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब यहां पर आपको क्या देखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया तो इस एक्ट में आपके प्रावधान क्या लाए गए? देखिए, इस समय हमारे पास देखा जाए तो आपकी 3 प्रेसिडेंसियां हैं, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी है। ठीक है, अब आपके बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसमें आपके देखिए पहला प्रावधान क्या आया? बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई। 4 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई और इस 4 सदस्यीय परिषद में आपके देखिए बोरवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन और फ्रांसिस, ये आपके सदस्य के रूप में थे। यानी कि 4 सदस्यीय परिषद में आपके कौन कौन थे? बोरवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन और फ्रांसिस थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आपकी किसकी नियुक्ति की गई? यहां वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। वारेन हेस्टिंग्स की आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति यहां पर कर दी जाती है। 4 सदस्यीय आपके परिषद है। इस आपके परिषद का जो कोरम है वो कोरम आपके कितना रखा गया? कोरम रखा गया 3। कोरम कितना रखा गया? 3। और गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को मानने के लिए क्या कर दिया गया? बाध्य कर दिया गया कि भाई परिषद के बहुमत के आधार पर ही निर्णय किया जाएगा। लेकिन गवर्नर जनरल के लिए कह दिया गया कि भाई कि आप निर्णायक मत दे सकते हैं। निर्णायक मत से तात्पर्य है कि जब दो के आपके पार्ट में ये बट जाएं, ठीक है, तो एक निर्णायक मत के माध्यम से उस आपके जो लॉ है उसको पारित कराया जा सकता है। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा। इसीलिए कोरम संख्या आपकी कितनी रखी गई है? 3 यहां पर रखी गई है। ठीक है, अब 1776 में आपके मॉनसन की मृत्यु हो जाती है तो एडवर्ड व्हीलर को इसके स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है। देखिए 1776 में इसकी मृत्यु मॉनसन की, और इसके स्थान पर किसको नियुक्त कर दिया गया? एडवर्ड व्हीलर को नियुक्त कर दिया गया। एडवर्ड व्हीलर को आपके नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना कर दी गई। बंगाल का गवर्नर अब आपके क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल का गवर्नर अब आपके क्या हो गया है? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। दूसरी बात आपके यहां पर कि कलकत्ता में आपके फोर्ट विलियम जो है वहां पर आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई।
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपके कहां पर की गई है? कलकत्ता में सर एलिजा एम्पे को प्रथम न्यायाधीश के रूप में यहां पर आपके नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसियां हैं, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध और शांति के मामलों में अधीक्षण की शक्तियां किसको दे दी गई? बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दी गई। देखिए बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी की अधीक्षण की शक्ति, नियंत्रण की शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई। यह आपके महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसी को आधार बनाते हुए आपके जो पुरंदर, जो सूरत की संधि की गई थी, किसके? मराठा और राघोबा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मध्य, आपके उसको निरस्त किया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके माध्यम से? इसी अधिकार के माध्यम से। ठीक है, यहां पर आपके बोरवेल देखा जाए तो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स का कट्टर समर्थक था। ये जो आपके परिषद में था ना बोरवेल, ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स का कट्टर समर्थक था। ठीक है, तो ये मूल रूप से आपके चेंज यहां पर लाए जा रहे हैं कि भाई कि कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपके बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहला रहा है। इसको आपके मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर भी युद्ध और शांति जैसे जो मामले हैं उनमें अधीक्षण की शक्तियां, नियंत्रण की शक्तियां आपके इसको प्रदान की जा रही हैं। इसकी परिषद आपके बैठा दी गई है जो कि 4 सदस्यीय परिषद के रूप में है, और इस परिषद को आपके कोरम संख्या 3 निर्धारित करते हुए गवर्नर जनरल पर भी अंकुश लगाने का काम किया गया है। ठीक है, अगली बात आपकी क्या की गई कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो ना तो निजी उपहार प्राप्त कर सकेंगे ना निजी व्यापार कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार व उपहार के लिए नियंत्रण, के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई कि ये अपना ना तो निजी व्यापार कर सकेंगे और ना ही आपके क्या कर सकेंगे, किसी भी प्रकार के आपके रियासतों से या किसी भारतीय से आपके उपहार इत्यादि प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इस आपके देखा जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट को आपके प्रस्तुत करने का कार्य किया था लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा आपके प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इन पर जो गवर्नर जनरल, सपरिषद गवर्नर जनरल जो होता था बंगाल का, इस पर आपके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनकी संख्या थी आपके 24, जिनकी संख्या कितनी थी? 24, उनका नियंत्रण आपके इस पर बना रहता था। देखिएगा, अगर हम निदेशक मंडल की यहां पर बात करें, किसकी बात करें? निदेशक मंडल की। तो निदेशक मंडल में हमको ये याद रखना पड़ेगा कि कंपनी के जो शेयर धारक थे, कंपनी के जो शेयर धारक थे वो कहलाते थे जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, उन जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा 24 निदेशकों का चयन किया जाता था 4 वर्ष के लिए।
ठीक है ना। देखिए क्या होता था कि जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, 1000 पाउंड की राशि के शेयर धारक जो कि आपके निदेशक मंडल के चुनाव में हिस्सा लेंगे ना, वो आपके कितनी 1000 पाउंड की राशि के शेयर धारक होने चाहिए, वो आपके निदेशक मंडल के चुनाव में हिस्सा लेंगे। इस आपके जनरल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का आपके चयन किया जाता था, जो संख्या में कितने होते थे, 24 होते थे। इनका आपके चुनाव किया जाता, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए चुनाव हो रहा है कि भाई 4 वर्ष के लिए चुनाव हो रहा है, 4 वर्ष के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव हो गया, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में आपके यहां पर क्या था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, बंगाल की गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल इन काउंसिल आपके यहां हुआ करता था 1+4, कितने हुआ करते थे ये, 1+4। इसको आपके गवर्नर जनरल इन काउंसिल को देखिए मद्रास और बॉम्बे युद्ध तथा शांति के मामलों, शांति के मामलों में अधीक्षण के अधिकार, अधीक्षण के अधिकार आपके किसको दे दिए गए, इस गवर्नर जनरल इन काउंसिल को आपके कहां, जो बंगाल का है उसको मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर अधिकार प्रदान कर दिए गए। 1/4 सदस्य आपके इनके प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते, प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, कितने, 1/4 सदस्य आपके किसके, यहां पर आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चयन के लिए, इनके चुनाव के लिए केवल उन्हीं आपके प्रोप्राइटर्स को यह अधिकार दिया गया जो 1000 पाउंड की राशि के शेयर धारक आपके कंपनी में मौजूद थे, उनको आपके ये अधिकार दिया गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट का हम आपके केवल इतना ये आपके उद्देश्य देख सकते हैं कि भाई कि कंपनी की गतिविधियों में जो अनियमितताएं आ रही थी, उन अनियमितताओं को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था। उसकी डिमांड भी आपके ब्रिटेन में समय समय पर उठ रही थी। उन्हीं अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए कंपनी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा था, उस भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा आपके रेगुलेटिंग एक्ट का जो विधेयक है वो आपके प्रस्तुत किया गया, ठीक है। वो रेगुलेटिंग एक्ट आपके 1773 के रूप में पारित हुआ, जिसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पदनाम दे दिया। उसकी 4 सदस्यीय एक काउंसिल स्थापित कर दी गई, कोरम संख्या 3 निर्धारित कर दी गई कि भाई कि 3 की कोरम संख्या यहां पर इनकी रहेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का आपके 24 जो हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल का आपके गठन कर दिया गया, 4 वर्ष के लिए ये गठित किए जाते थे, जो इनमें से 1/4 सदस्य आपके प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण कर लिया करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ बंगाल का है, इसको आपके क्या दिया गया कि भाई मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसियां हैं उन पर आपके नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अब आपके देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ आपके दोष रह गए। दोष कैसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को निश्चित नहीं किया गया कि भाई इसका क्षेत्राधिकार कहां तक रहेगा, तो फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसको आपके निर्धारित कर दिया गया। तो दूसरा आपके यहां पर क्या आया,
एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए लाया गया, दूर करने के लिए लाया गया। और इसमें क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया गया, क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया गया किसके अंतर्गत? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपके रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को यहां पर लाया जाता है। अब देखिए इसमें यह भी प्रावधान लाया गया था कि भाई कि ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा जो सरकारी अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी जो एज ए आपके कंपनी के ऑफिसर के रूप में किसी कार्यकलाप को कर रहा है, ठीक है, चाहे वो गलत है या सही है, तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ये प्रतिबंध लगा दिया आपके किस पर? सुप्रीम कोर्ट पर। ठीक है, तब जाकर के आपके एक तीसरा आता है डंडास बिल। डंडास बिल 1783 ईस्वी में। अब देखिए यहां पर ये जो डंडास बिल है, ये डंडास बिल भी आपके क्यों लाया जा रहा था? कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया जा रहा था। लेकिन समस्या क्या थी कि डंडास थे वो इस समय आपके विपक्षी दल के सदस्य थे। डंडास थे वो विपक्षी दल के सदस्य थे, इस कारण आपके प्रस्तुतिकरण के साथ ही इसे वापस ले लिया जाता है। किसको? डंडास बिल को। तो ये भी आपके सफल नहीं हुआ डंडास बिल। ठीक है, फिर आपके आया एक फॉक्स इंडिया बिल। फॉक्स इंडिया बिल 1783 ईस्वी में। कौन सा बिल आया था? फॉक्स इंडिया बिल आपके यहां पर आया गया। अब इस बिल को आपके तैयार किया था वर्क एवं फ्रांसिस के द्वारा। देखिए तैयारकर्ता कौन थे इसको? वर्क एवं फ्रांसिस। वर्क एवं फ्रांसिस किसको तैयार किया था? वर्क एवं फ्रांसिस के द्वारा फॉक्स इंडिया बिल को तैयार किया गया। कंपनी ने इस बिल का क्या किया है? विरोध। कंपनी द्वारा विरोध। और कंपनी के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा था? इसका रीजन था कंपनी के राजनीतिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था फॉक्स इंडिया बिल के तहत, कि कंपनी के राजनीतिक अधिकारों को बिल्कुल ही समाप्त करो। ठीक है, इसके तहत आपके प्रयास किया जा रहा था। इस कारण आपके क्या हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स यहां तो आपके ये क्या हो गया? पारित हो गया। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाकर के ये क्या अटक गया? यहां पर आपके पारित ना हो सका। कहां पर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपके पारित ना हो सका। ठीक है, तो ये बात आपके कहां पर? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए यहां निर्धारित की गई है। ठीक है, अब एक बात देखिए यहां कि फॉक्स इंडिया बिल भी आपके यहां फेल हो गया। तब जाकर के प्रधानमंत्री यंगर पिट के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है।
कौन सा पिट्स इंडिया विधेयक जो है वो आपके लाया जाता है, जो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया है। तो देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 ईस्वी में, कि भाई कंपनी पर और अधिक नियंत्रण को और अधिक आपके मजबूत किया जाए। देखिए, कंपनी पर नियंत्रण को और अधिक मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री यंगर पिट द्वारा, प्रधानमंत्री यंगर पिट, इन्हीं के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से ये जाना गया है। देखिएगा, इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान लाए जाते हैं। प्रावधानों में आपके यहां पर देखना है हमें कि पहले आपकी स्थिति कैसी थी, पिट्स इंडिया एक्ट से पहले की स्थिति कैसी थी, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आपकी स्थिति कैसी यहां पर रही है। तो हम यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट से पहले की अगर स्थिति को देखें तो पहले की स्थिति में हमें क्या दिखाई देता है कि भाई कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, और आपके इनको पॉलिटिकल, सैनिक, वाणिज्यिक, शासन क्षेत्र सभी प्रकार के आपके अधिकार इनको दे रखे थे। ठीक है, तो देखिए, पहले अगर देखें तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, इनके अंडर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनको ही आपके सभी प्रकार के अधिकार थे, चाहे वो सैनिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो सैनिक हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे आपके वाणिज्यिक या शासन क्षेत्र से संबंधित हों, वाणिज्यिक हों, या फिर आपके शासन क्षेत्र से संबंधित हों, शासन क्षेत्र से संबंधित हों, ये आपके पिट्स इंडिया एक्ट से पहले की स्थिति थी। ठीक है, अब आपके क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद की स्थिति में आपके क्या किया गया है। तो देखिए, एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किसका गठन किया गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपके कितने सदस्य हैं? कि 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? कि भाई 6 सदस्य हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आपके देखिए यहां पर आपके कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विद काउंसिल। विद काउंसिल, देखिएगा चेंज आपके क्या किए गए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विद काउंसिल रेगुलेटिंग एक्ट में भी था। एक गवर्नर जनरल, 4 उसकी परिषद के सदस्य थे। गवर्नर जनरल को कार्य करने में समस्याएं आ रही थी, इसलिए क्या किया गया, यहां पर आपके गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को 1+3 कर दिया गया। यानी कि परिषद में आपके क्या कर दिया गया, एक सदस्य की कमी कर दी गई। परिषद में एक सदस्य की कमी कर दी गई, 1+3 रह गए। ठीक है, और इनको आपके वही स्थिति के भाई मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर अधिकार दे दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आपके जो सदस्य हैं, इनकी देखिए नियुक्ति और पदमुक्ति ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में रही। ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में रही।
नियुक्ति और पदमुक्ति आपकी किसके नियंत्रण में रही है? ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में रही। इसके ही समानांतर संस्था के रूप में आपकी कौन रही है? इसके समानांतर संस्था के रूप में रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया और ये आपके कितना कौन सा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य संख्या कितने थे? 24। लेकिन यहां एक बात ये जानने की है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके समानांतर संस्था के रूप में तो हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट है वो अधिक शक्तिशाली है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट है वो अधिक शक्तिशाली है। इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में से आपके 3 सदस्यों को लेते हुए एक गुप्त समिति गठित की गई। एक आपके गुप्त समिति, कितने सदस्य थे गुप्त समिति के? 3 सदस्य आपके गठित किए गए, जो कि मूल रूप से कहां के? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में से 3 सदस्यों की नियुक्ति। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में से आपके 3 सदस्यों की नियुक्ति किसमें कर दी गई? गुप्त समिति में कर दी गई। अब गुप्त समिति को आपके कौन से मामले दिए गए कि राजनीतिक और सैनिक जो मामले हैं वो आपके किस पर रहेंगे? गुप्त समिति पर। देखिए, राजनीतिक और सैनिक मामले। वाणिज्यिक मामलों को कौन देखेगी? वाणिज्यिक मामलों को देखने का काम करेगी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। और शासन क्षेत्र संबंधी मामलों को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। शासन क्षेत्र संबंधी मामलों को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके यहां पर देखेगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था आपके किसके तहत लाई गई है? ये आपके पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाई गई, जिससे रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को भी आपके दूर करने का प्रयास यहां हो रहा था। अब देखिए, यहां पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आपके जो 2 सदस्य होते थे वो पदेन सदस्य होते थे। 2 आपके सदस्य आपके क्या होते थे? इसके पदेन, जिनमें आपके कौन होते थे? एक तो वित्त मंत्री होता था और एक विदेश मंत्री होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो आपके 6 सदस्य होते थे उनमें से 2 आपके पदेन सदस्य के रूप में होते थे, जिनमें एक वित्त मंत्री होता था और एक आपके कौन होता था? विदेश मंत्री के रूप में यहां कार्य करता था। ठीक है, इनके आपके मैंने बता दिया कि भाई कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को छोड़कर के अन्य सभी प्रकार के मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में आ गए और आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेशों को मानना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि भाई आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेश मानने पड़ेंगे। संस्था आपके चाहे पैरेलल है, लेकिन फिर भी आदेश किसके अधिक प्रभावी रहेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेश ही अधिक प्रभावी रहेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपके किसका अधिक शक्तिशाली होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट अधिक शक्तिशाली यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह आपके क्या कर दिया गया? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो अधिकार हैं उनको आपके पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के वाणिज्यिक और आपके कैसे राजनीतिक अधिकारों को पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल की आपके हमने क्या कह दिया? परिषद की सदस्य संख्या को घटा करके 4 की जगह कितने कर दिए? 3 कर दिए। बॉम्बे और मद्रास पर आपके वही युद्ध व शांति के मामलों में आपके नियंत्रण किसका बना रहा है? गवर्नर जनरल, सपरिषद गवर्नर जनरल बंगाल का नियंत्रण बना रहा है। किन पर? बॉम्बे और मद्रास आपके जो प्रेसिडेंसियां थी उन पर आपके सपरिषद गवर्नर जनरल का नियंत्रण यहां बना रहा है। ठीक है, यह चीज हमें आपके यहां पर देखनी होगी। यहां पर एक बात और है कि देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल पर क्या प्रतिबंध लगाया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना ना तो ये कोई युद्ध कर सकेंगे और ना ही आपकी किसी रियासत के साथ आपके शांति कर सकेंगे। ठीक है ना, तो युद्ध और शांति के सभी अधिकार आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने, क्योंकि हम यहां पर कह रहे हैं ना राजनीतिक और सैनिक। ठीक है, ये राजनीतिक और सैनिक मूल रूप से आपके किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 3 सदस्य हैं जो गुप्त समिति में है।
ठीक है, उन्हीं के नियंत्रण में कर दिए गए। देखने को आपके ये अलग अलग है, ठीक है। दूसरी बात आपकी क्या की गई कि बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसियां हैं, इनके गवर्नर्स को बाध्य कर दिया गया कि वो बंगाल के गवर्नर जनरल के निर्णयों को माने। उसके निर्णयों को मानने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया गया। भारतीय वित्त पर भी गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। देखो, भारतीय वित्त पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण स्थापित। पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। किसके अंतर्गत किया गया है? ये अपने पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो ये चीज यहां पर जानने की है कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आपके गवर्नर जनरल की स्थिति को और अधिक मजबूत करने का कार्य किया गया। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकारों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक, सैनिक और क्षेत्राधिकार संबंधी जो मामले हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दिए गए, जो 6 सदस्यीय है। उसी में से आपके 3 सदस्यीय एक गुप्त समिति का भी गठन कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह आपके पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने का आपके प्रयास किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके किसके? गुप्त समिति के निर्णयों में भी आपके दखल दे सकता था। क्यों दे सकता था? क्योंकि इसी के सदस्य आपके यहां पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आपके देखें, एक 1786 का अधिनियम आया जिसमें मुख्य सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। 1786 का अधिनियम। देखिए, मुख्य सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित। और एक जो आपके गवर्नर जनरल को इसके तहत पावर दी गई, गवर्नर जनरल अब परिषद के निर्णयों को उलट सकता था। परिषद के निर्णयों को उलट सकता था। निर्णयों को उलट सकता था। परिषद के निर्णयों को कौन उलट सकता था? गवर्नर जनरल उलट सकता था। यह आपके किसमें? 1786 का जो अधिनियम है उसके तहत आपके यह शक्ति दे दी गई। एक आपके देखिए 1788 का घोषणागत अधिनियम आया। 1788 का घोषणागत अधिनियम आया। घोषणागत अधिनियम। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि अगर हम 1788 से पहले की स्थिति पर बात करें तो देखिए सीओडी और बीओसी ये आपके पैरेलल संस्था के रूप में है, समानांतर संस्था के रूप में। सीओडी से तात्पर्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। बीओसी से तात्पर्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था। ठीक है ना, दोनों समानांतर संस्था के रूप में थी। लेकिन 1788 के घोषणागत अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सर्वोच्च निकाय बना दिया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फिर आपके कौन सा आ गया? सीओडी, और फिर आपके गवर्नर जनरल विद काउंसिल। विद काउंसिल को स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल विद काउंसिल, वो भी आपके कहां का? बंगाल का। ठीक है, तो यहां 1788 ईस्वी का घोषणागत अधिनियम है जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सर्वोच्च निकाय के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये प्रारंभ में कुछ एक परिवर्तन हमें यहां पर दिखाई देते हैं। फिर 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, वहां से आपके विधिवत परिवर्तनों की शुरुआत हमें आपके अपने संवैधानिक विकास के अंतर्गत देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्लास में हम आपके 1793 और उसके पश्चात आपके जो विकास हुआ है उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।